हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास। मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 6 से ज्योग्राफी चैप्टर 1 से द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। इसका मतलब होता है सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ना। ठीक है, सौर मंडल में किस तरीके से पृथ्वी का इंपॉर्टेंस है, कैसे पृथ्वी प्लैनेट बना, किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ये सब प्रकार से हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे कि सोलर सिस्टम होता क्या है। मैं आपको हिंदी में ये बताऊंगी, क्योंकि बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बुक से पढ़कर इसका हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा और समझकर क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, पहले हम सोलर सिस्टम के बारे में बताते हैं कि सोलर सिस्टम होता क्या है। सोलर सिस्टम को हम लोग कहते हैं सौर मंडल या सूर्य का परिवार। सौर मंडल हमारा सोलर सिस्टम होता है जिसे हम सूर्य का परिवार करते हैं, जिसमें सूर्य एक विशालकाय तारा होता है, उसे हम स्टार कहते हैं, और उसका 8 प्लैनेट होता है जिसके विभिन्न नाम हैं। मैं अभी के क्लास में उसे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ कैसे, कैसे हमारे सामने सोलर सिस्टम का उदय हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे वो हमारे सामने आया। तो समझिए उसके बारे में क्या होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई कैसे, सोलर सिस्टम का उदय हुआ कैसे, उसके बारे में। तो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक विशालकाय बादल जब एक दूसरे से टकराया था, तो उस टाइम एक बहुत प्रकार के गैसें उत्पन्न हुई थी। वो गैस से छोटे छोटे कण में परिवर्तित होकर एक बड़ा पदार्थ को जन्म दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं नाब्यूला। ठीक है, नाब्यूला होता है। नाब्यूला, पहले के जमाने में हम लोग 10 सन को नाब्यूला कहते थे। ठीक है, 10 सन, और इसके इर्द गिर्द 8 छोटे छोटे गैस पदार्थ घूमते रहते थे, जिसे हम लोग अभी के समय में द प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम का उदय हुआ। तो चलिए, हम सोलर सिस्टम के बारे में तो समझ गए। अब सबसे पहले इसका पॉइंट होता है, क्योंकि सोलर सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा सन, सूरज से ही सारा परिवार या सारा प्लैनेट बना है। तो हम लोग समझेंगे सन के बारे में। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, द सन। अब एक बात समझिए, वी कैन नॉट लिव विदाउट सन। हम लोग सूर्य के बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान करती है, सूर्य हमें विटामिन डी देती है, सूर्य की रोशनी से बहुत प्रकार की गैसें उत्पन्न होती है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो सूर्य का सबसे बड़ा पहचान होता है कि वो हमें रोशनी देता है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो हमें दिन रात में फर्क नजर नहीं आएगा। हो सकता है कि सूर्य की रोशनी अगर पृथ्वी पर नहीं पड़ती तो हम लोग पृथ्वी पर नहीं रह सकते थे। तो सूर्य से बहुत प्रकार की गैसें उत्पन्न होती है। इसका मानना यह भी है कि सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा तीखी होती है कि जो अगर हमारे डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ती है तो वो हमें जला सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे ब्रह्मांड में एक ओजोन का परत है कि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट हमारे ऊपर ना पड़कर वो पहले ओजोन के परत पर पड़ती है, और उससे जो तीखी गैस होती है, जो जहरीली गैस होती है, उसको छानकर शुद्ध रोशनी जो होता है वो हमें प्रदान करती है। तो सूर्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सूर्य नहीं होगा तो हमारा प्लैनेट भी अच्छे से नहीं वर्क करेगा। सूर्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहला पॉइंट, वो हमें रोशनी देती है। रोशनी से हमें पॉजिटिव थिंकिंग आती है, हमें आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। दूसरा बात यह है कि रोशनी से हमें बहुत प्रकार की गैसें मिलती है। अब जैसे सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन उसमें थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी होती है। हमें हाइड्रोजन और हीलियम पृथ्वी पर मैनेज करने के लिए पर्यावरण की व्यवस्था की गई है। पर्यावरण, पेड़ पौधे अगर रोकते हैं तो उससे ऑक्सीजन मिलती है हमें। अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो हमें ऑटोमेटिक है कि जो अशुद्ध गैस है वो खत्म हो सकता है। तो सन का अर्थ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, अब इसके प्लैनेट के बारे में हम लोग समझेंगे। तो प्लैनेट, थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, द प्लैनेट। द प्लैनेट का मतलब होता है क्या, ग्रह। ग्रह, सूर्य के कितने ग्रह होते हैं, सूर्य के 8 प्लैनेट होते हैं। ठीक है, पहला प्लैनेट का नाम क्या है, मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी, जिसे हम लोग कहते हैं बुध ग्रह।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मर्क्यूरी सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह पाया जाता है, ठीक है। नज़दीकी ग्रह होने के कारण नज़दीकी ग्रह होने के कारण सबको लगता है कि इसका तापमान सबसे अधिक होगा, लेकिन ये बात गलत है। मर्क्यूरी से ज़्यादा तापमान वेनस में होता है, ठीक है। और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका दिन में तापमान सबसे अधिक होता है, रात में इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, मतलब वहाँ पर बर्फीली हो जाती है रातें, तो इसलिए यहाँ पर अभी संभव नहीं हुआ है रहना। बी नंबर हमारा आता है वेनस, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्र ग्रह। इसे हम इवनिंग स्टार और डे स्टार दोनों कहते हैं। ये पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण हमें दिन और रात दोनों में दिखाई देता है। और सूर्य की रोशनी अत्यधिक वेनस पे पड़ती, सूर्य की रोशनी सीधी रोशनी वेनस पे पड़ती, जिससे इसका तापमान बहुत गर्म होता है और सबसे ज़्यादा रोशनी इसी ग्रह पर आती है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। सी नंबर हमारा आता है अर्थ। बच्चों तो आप लोग इस सोलर सिस्टम में हमें किसके बारे में पढ़ना है? अर्थ के बारे में। तो आप अर्थ को अच्छे से समझिएगा। अर्थ, पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जिंदगी का गुजर बसर हुआ है। यहाँ पर जल की भरपूर मात्रा पाई गई है, यहाँ पर ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में अवेलेबल है, जिसके कारण मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि यहाँ पर रहते हैं। यहाँ समझिए, अर्थ जिसका 71% भाग वाटर से घिरा है और 29% भाग में क्या है? लैंड है। ये 29% ही ये भाग है जिसमें पूरा वर्ल्ड, हमारा पूरा कंट्री इस 29% लैंड में वॉश करता है। ये सारा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जितने सारे महासागर, ये सब 21% वाटर के अंतर्गत आते हैं और 29% के अंतर्गत हमारा लैंड आता है, जिसमें जीव जंतु, मानव जाति, पेड़ पौधे इत्यादि पाए जाते हैं। अब पृथ्वी पर जल की मात्रा प्रचुर है, ऑक्सीजन है, जब सूरज से रोशनी प्राप्त होती है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है। तो उस चीज़ से बचाव के लिए हम लोग अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधा रोपते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और हम लोग क्या करते हैं? उसके अपोजिट ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति का क्या होता है? बैलेंस बना होता है, जिस कारण से हम लोग अर्थ पर अपना गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ का एक सैटेलाइट होता है द मून। जी हाँ, चंद्रमा जो हम रात में देखते हैं वो अर्थ का सैटेलाइट है। वो दिन में भी नजर आता है और रात में भी नजर आता है, लेकिन सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है जिससे कि चंद्रमा हमें दिखता नहीं है, और दिन में सूर्य की रोशनी से लाइट ऑब्जर्व करके चंद्रमा रात में चमकता है। हम लोगों का मानना है कि जब शाम होता है तो सूर्य डूब जाता है और चंद्रमा उगता है। नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि पृथ्वी जो होता है वो अपने अक्ष पर रोटेट करते रहती है 24 आवर का, 24 आवर्स का वो रोटेट करती है। जब वो अपोजिट साइड में चली जाती है तो हमारा जो अपोजिट कंट्री है उसमें दिन होता है, हम लोग में रात होता है, और जब वहाँ रात होता है तो यहाँ दिन होता है। सूर्य कोई परिक्रमा नहीं करता, सूर्य अपने अक्ष पर नियंत्रित रहता है, लेकिन पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा जब पूरा कर देती है तो हमारा एक साल पूरा होता है। वो 365 दिन और 6 आवर में एक परिक्रमा पूरी करती है, जिससे हम लोग का साल में परिवर्तन होता है। सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ही हमारे कंट्री में, हमारे अर्थ पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो आप समझ गए होंगे अर्थ के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ डी नंबर आता है मार्स। मार्स को तो आप जानते हैं किस ग्रह से नाम से जानते हैं? मंगल ग्रह के नाम से। एक बात याद रखिएगा, अगर अर्थ के बाद अगर किसी प्लैनेट पर जीवन बसर कर सकते हैं तो वो है मंगल ग्रह। यह सूर्य का चौथा ग्रह है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी से कम मंगल ग्रह पर पड़ती है, ठीक है। तो मंगल ग्रह पर भी कुछ समय पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि मंगल ग्रह पर पानी के अंश पाए गए हैं। अगर वहाँ पर पानी अवेलेबल हो गया तो वहाँ पर रहने की संभावना हो सकती है, क्योंकि पानी से ही हमको अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल मिलता है। तो जहाँ पानी हो और ऑक्सीजन हो तो हम वहाँ पर आसानी से जीवन का गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पर रहने का कोई साधन उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके 2 सैटेलाइट हैं, यानी इसके कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह, ठीक है। अब आते हैं ई नंबर में, जुपिटर, जिसको हम लोग कहते हैं बृहस्पति ग्रह। ओके, जुपिटर बृहस्पति ग्रह, यह सूर्य का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की गैस की मात्रा सबसे अत्यधिक पाई जाती है, जिस कारण से यहाँ का तापमान बहुत अधिक रहता है, तो हम इस ग्रह पर नहीं रह सकते। इस ग्रह का
का 50 सैटेलाइट है, यानी 50 उपग्रह हैं। ये धारणा 2015 के अनुसार है। अभी लेटेस्ट में इसकी काउंटिंग उतनी नहीं हो पाई है। 2015 के अनुसार मैं इसे बता रही हूँ कितने किसके उपग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के बारे में समझ गए। अब हम लोग आते हैं एफ नंबर सटर्न। ठीक है, सैटर्न, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, शनि ग्रह। यह सूर्य ग्रह का दूसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर भी जिंदगी का गुजर बसर नहीं हो सकता। इसके कुल कितने उपग्रह हैं, तो इसके कुल 53 सैटेलाइट है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, और हमारा छठा नंबर ये हो गया। अब सातवां नंबर हमारा आता है यूरेनस। ठीक है, यूरेनस मतलब अरुण ग्रह। यह सूर्य से दूर है और सूर्य का ये 7वां ग्रह है, जिसके कारण इसे आइसी प्लैनेट कहा जाता है। जी हाँ, इसे आइसी प्लैनेट यानी ठंडा ग्रह कहा जाता है, और इसके कुल 27 उपग्रह हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। और नेक्स्ट लास्ट हमारा आता है नेपच्यून, जिसे हम लोग कहते हैं वरुण ग्रह। यह सूर्य का सबसे अंतिम ग्रह और सबसे ज्यादा दूरी वाला ग्रह है। ठीक है, इसको भी हम लोग आइसी प्लैनेट कहते हैं, और इसके उपग्रह कितने हैं, 13। तो हम इस कारण से इस पे अपना जीवन का गुजर बसर नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है और उसके प्लैनेट हैं। आप तो समझ गए होंगे बच्चों। चलिए, आगे की जानकारी, आगे का चैप्टर हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, और जो भी क्वेश्चन आंसर में कुछ भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू।